नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ग्रुप पर। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हुए पिछले 2 चरणों की बहाली को लेकर के पूरे बिहार भर में कोहराम सा मचा हुआ है। हालांकि तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती में भी आंशिक तौर पर कुछ टीआरई 1-2 के भांति ही अनियमितताएं बरते जाने का आशंका है, जिसे लेकर के अभ्यर्थी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठने लगा है कि जितने बड़े व व्यापक स्तर पर अनियमितताएं व गड़बड़ियां जानबूझ करके बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य आलाधिकारियों के द्वारा की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों का भी सहमति रहा है, तो क्या टीआरई 1-2 रद्द कर दिए जाएंगे? क्या टीआरई 1-2 का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा? क्या इतने व्यापक व बड़े स्तर पर जो अनियमितताएं और गड़बड़ियां जिन पदाधिकारियों के द्वारा बरती गई हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हों या बीपीएससी आयोग के पदाधिकारी हों, तो क्या उन पर कार्रवाई होने वाली है? क्या कुछ होने वाला है, या फिर अन्य मामलों की भांति इस मामले में भी वही होगा, अर्थात अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा और पदाधिकारियों के द्वारा की गई गलतियों को यूं ही भुना दिया जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वे इसे पटना हाई कोर्ट के दहलीज पर खड़ा कर चुके हैं और कोर्ट के माध्यम से ही संवैधानिक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के तहत लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करते करते अब लगभग कुंभकर्णी नींद में सोते बिहार सरकार के समक्ष ये अब असहज महसूस कर रहे हैं। ये अब अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि सड़कों पर आंदोलन करना व्यर्थ ही चला जा रहा है। जैसा कि आपने 17वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा को लेकर के महीनों चले आंदोलन में आपने देखा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के महीनों से चल रहे आंदोलन को आप देख पा रहे हैं। डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए सड़कों पर जो आंदोलन हुए, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए, कितनों का सर फटा, पैर टूटा, पीठ लाल हुए, कपड़े चिथड़े उड़े, उसमें आपने देखा। या पूर्व में भर्तियों को लेकर के जो सड़कों पर आंदोलन होते रहे हैं, आक्रोशपूर्ण जो आंदोलन होते रहे हैं, उसमें किस प्रकार से तानाशाहियत अपनाते हुए सरकार के द्वारा सारे आंदोलनों को कुचल दिया गया और अंततः उसका कोई सफल परिणाम नहीं मिल पाया। तो इस वजह से अब सड़कों पर उतर करके और उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के बजाय अब कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे हैं अभ्यर्थी। क्या होगा कोर्ट में? यह जो टीआरई 1-2 का मसला है वह आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है और यह आरक्षण का मसला उजागर तब हुआ जब बीपीएससी आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा यह जवाब मांगा गया कि आप हमें जवाब दे कि कितने प्रतिशत महिलाओं का और किस प्रकार उन्हें आरक्षण प्रदान कर बहाली किया गया है। तो बीपीएससी आयोग ने जो आरटीआई का जवाब दिया अभ्यर्थियों के द्वारा जो पूछे गए, तो उसके बाद अभ्यर्थी दंग रह गए जान करके कि जहां एक तरफ जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें साफ साफ अंकित है कि महिलाओं को आरक्षण हॉरिजॉन्टल दिया जाना है, क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है, दिव्यांगों को हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, जबकि परिणाम जो घोषित हुए उसमें इनको वर्टिकल आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया गया, दिव्यांगों को भी और महिलाओं को भी। अब वर्टिकल आरक्षण का जो लाभ दिव्यांगों और महिलाओं को दे दिया गया, तो लाजमी सी बात है कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक महिलाएं भर्ती हो गई और दिव्यांग भी जो उनके कोटे के लिए जो रिजर्वेशन है उसके अपेक्षा अत्यधिक उनको लाभ प्रदान किया गया। हालांकि दिव्यांगों के मामले में ऐसा सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, अन्य कई भर्तियों में देखा गया है कि उन्हें भले ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही दिए गए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही दिए गए हैं, क्षैतिज आरक्षण ही दिए गए हैं, लेकिन वर्टिकल आरक्षण के रूप में उनको लाभ मिलते रहा है। जो मेरिटोरियस दिव्यांग कैंडिडेट रहे हैं वे अपने रिजर्व कोटे को छोड़ अनारक्षित कोटे में अपना स्थान ग्रहण कर पाए हैं और इस प्रकार अत्यधिक दिव्यांगों का चयन हुआ है। लेकिन चूंकि उनकी संख्या कम होती थी इसलिए मामला काफी अधिक तूल नहीं पकड़ पाता था।
लेकिन अब जब 50% आरक्षण कक्षा प्रथम से 8वीं तक के शिक्षक भर्ती में दिया गया महिलाओं को, और क्षैतिज आरक्षण बोल जब उनको ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया गया, तो बड़ी संख्या में महिलाएं भर्ती हो गई और इससे अत्यधिक संख्या में पुरुषों को नुकसान हुआ और यह मामला काफी तूल पकड़ लिया। और अब तूल इतना पकड़ चुका है कि सदन में भी इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि सदन में जब माननीय सदस्यों के द्वारा इस बाबत प्रश्न पूछे गए, तो दूसरे तरफ से सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी, जो कभी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा जवाब दिया गया कि शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों और महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। तो सवाल तो यही था, मालूम तो है यह है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया, क्षैतिज आरक्षण दिया गया दिव्यांगों महिलाओं को, लेकिन सवाल यह है कि जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू हैं, तो उनको शिक्षक भर्ती में वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत अधिक संख्या में भर्ती कैसे कर लिया गया? जितनी सीटें उनके लिए आरक्षित थी, उनसे अत्यधिक सीटों पर उनकी भर्ती कैसे हो गई? सवाल तो यह था। पता किसको नहीं है? सभी को पता है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, लेकिन क्षैतिज आरक्षण सिर्फ लिखित मात्र में दिया गया है। प्रैक्टिकली तो उनको वर्टिकल रिजर्वेशन का लाभ दे दिया गया, जिससे काफी अत्यधिक पुरुषों को नुकसान पहुंचा। अब माननीय कोर्ट तय करेगा। हालांकि कोर्ट के बारे में आप सभी को ज्ञात है कि तारीख पर तारीख मिलते रहते हैं, कई साल गुजर जाएंगे और हो सकता है कि जो केस लड़ने वाले होंगे वो कहीं और तब तक सेटल्ड हो जाएंगे, केस कमजोर पड़ जाएगा चूंकि लड़ने वाले ही नहीं रहेंगे और नए जब लड़ाकू कोई घुसेंगे उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा और इस प्रकार कमजोर पड़ जाएगा लड़ाई। ऐसा होते रहा है। अब जितने पटिशनर बनेंगे, टीआरई 1 में पटिशनर बन गए, टीआरई 2 में पटिशनर बन गए, टीआरई 3 में पटिशनर बन गए और सभी जो है केस को लड़ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आगामी शिक्षक भर्ती में बहुतों का हो जाए, कुछ का केबीएस में हो जाए, किसी का अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती हो उसमें हो जाए, कहीं कोई निजी संस्थानों में अच्छे प्रोफाइल पर जाकर के शिक्षक के रूप में कार्य करना आरंभ कर दे, उनका शादी विवाह हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए, परिवार की जिम्मेदारी आ जाए और फिर वो खुद को दरकिनार कर ले, उसके बाद से केस कमजोर हो जाएगा और फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा कई मामलों में हुआ है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है काफी लंबे होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपकी सुनी नहीं जाएगी और उस पर सुनवाई नहीं कर दी जाएगी तो सालों लग सकते हैं इसमें। आपने हर मामले में ऐसा देखा है, बीएड मामले में, बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में देखा आपने, रेगुलर डीएलएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड मामले में आपने देखा, वर्षों तक चलते रहे, तो इस प्रकार यह भी चलता रहेगा, हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि यह जो गलतियां की गई और इन गलतियों के पीछे जो पदाधिकारी रहे हैं, टीआरई 1-2 के दरमियान तो अतुल प्रसाद साहब थे और वो जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे और शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर आपका के पाठक थे और दोनों खुद को बहुत काबिल पदाधिकारी समझते थे और कितने काबिल थे अब आप देख ही पा रहे हैं प्रैक्टिकली कितने काबिल थे। तो जब वे काबिल थे, चाहे अतुल प्रसाद हो चाहे के पाठक हो, तो उनकी काबिलियत क्यों धरा का धरा रह गया? अर्थात वो जानबूझ करके ऐसा किए, जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया। एक ट्वीट के जवाब में भी अतुल प्रसाद ने कहा है कि कायदे से महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण ही दे है, लेकिन टीआरई 1 के परिणाम में उनको ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे करके और लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकारा है। बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में खुद उन्होंने लिखित दिया है कि टीआरई 1-2 में जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत उनको परिणाम घोषित किए गए, महिलाओं को अधिक लाभ हुए हैं इसका। और प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं प्रत्येक बिहार के विद्यालयों में कि अधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, वहां पे बहाली हुई है उनकी। तो ये सारे जो गलतियां की गई हैं, क्या बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन उस समय के तत्कालिक रहे हैं जिन्होंने ये गड़बड़ी की है, क्या उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं होने चाहिए? क्या सरकार को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? चाहे वो सचिव हो, अध्यक्ष हो, परीक्षा नियंत्रक हो या अन्य जो भी बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती करवाने में जो संलग्न रहे हों, उन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई इसके लिए नहीं होनी चाहिए? जबकि बात बात पर बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों और शिक्षकों के विरोध में नोटिस जारी करते रही है कि फलाने ने ऐसा किया, इस वजह से आयोग का छवि धूमिल हो गया, नोटिस थमा दिया। शिक्षा विभाग ने हाल ही में मालिनी सिन्हा को नोटिस थमा दिया, उन पर एफआईआर करने की धमकी दी कि छवि धूमिल हो गया शिक्षा विभाग का। अरे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के
ये प्राधिकारी जो आप खुद को काबिल समझते हो आईएएस का रैंक आप प्राप्त करके और आपने जो है इतना बड़ा अधिकारी बना, विभाग और आयोग का आप अध्यक्ष और सचिव बन गए, एसीएस बन गए, और आपके रहते हुए बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के, चूंकि डोमिसाइल नीति हटा करके आपने पूरे देश के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया शिक्षक बनने का, और हजारों की तादाद में बेरोजगार अभ्यर्थी जो वर्षों से सपने पाल रखे थे और भर्ती लाने के लिए सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया, खून पसीना अपना बहाया, समय जाया किया, वर्षों तक इंतजार किया भर्ती का, और जब भर्ती आया तो भर्ती का भर्ता आपने बना करके और उन बेरोजगार नौजवानों के पेट पर आपने जो लात मारने का काम किया है। तो इतना बड़ा जो गुनाह जिन अधिकारियों ने किया है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई? लेकिन बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी पेंशनधारी बन चुके हैं, अब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, सारे गड़बड़ियां कर करके, और लास्ट में उन्होंने बुलाया अपने ऑफिस में, खूब गुणगान करवाया और फिर चल दिए, मलाई चाट रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो उन पदाधिकारियों की गलती की वजह से आज हजारों दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज जो समाज परिवार से जो कोसे जा रहे हैं, जिनका जीवन जीना आज दुर्लभ हो चुका है, आखिर उनका क्या, उनके साथ न्याय कैसे होगा? शिक्षा विभाग के वह अधिकारी एसीएस पाठक, जिसको आज दूसरे विभाग में बड़ा पदाधिकारी बना दिया गया, तो वो तो अपना मलाई चाट रहे हैं, लेकिन उनके वजह से जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, जिनके पेट के लाले पड़े हुए हैं, जिन जो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके साथ क्या न्याय होगा? आज बीपीएससी आयोग का जो अधिकारी है उसके भी कई एलिगेशन लगे हुए हैं, और ऐसा जानकारों का कहना है कि गलत तरीके से उनका बीपीएससी आयोग में चेयरमैन के रूप में बहाल किया गया है, उनके ऊपर करप्शन का कई चार्जेस लगे हुए हैं, कई आरोप हैं। तो ऐसे दुराचारी व्यक्तियों को जब आयोग और विभाग का कमान सौंप दिया जाएगा तो क्या ही कर पाएंगे? और इन्हीं कुकर्मियों के वजह से आज बेरोजगार नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेट के लाले पड़े हुए हैं, आज परिवार से निकाले जा रहे हैं, समाज से कोसे जा रहे हैं, आज निजी विद्यालय में 2000, 2500, 3000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है, किसी तरह उनका बच्चा पढ़ जाए, किसी तरह उनका बीबी भरण पोषण हो सके, माँ बाप को किसी प्रकार वो पाल पोष सके। तो इस प्रकार से जिंदगियां चल रही हैं। सरकार निर्लज हो चुकी है, निष्ठुर हो चुकी है, निर्मम हो चुकी है। सवाल कुछ और किए जाते हैं, जवाब कुछ और आते हैं, बस देख लेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सदन में कुछ और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, और जब बाहर उनका घेराव किया गया तो बोल दिए कि 5 बजे तक पत्र दे देंगे बीपीएससी आयोग को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। उसके बाद क्या हुआ? क्या हो गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी? तो सरकार हमेशा से बेरोजगारों के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति निरंकुश रही है, निरंकुश भरा रवैया अपनाते रही है, जिसका खमियाजा आज बिहार के खास करके पुरुष वर्ग अभ्यर्थी भुगतने को मजबूर हैं। हमें उन महिलाओं से सहानुभूति है जिन्होंने नौकरी पाया है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया, उन्होंने भी डिग्रियां हासिल की, उन्होंने भी पात्रता हासिल किया, बीपीएससी परीक्षा दिया, पास किए, मेरिट सूची में नाम दर्ज किया, तब जाकर को नौकरी पाए हैं। मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब आरक्षण जिस प्रकार से मुहैया कराया गया संवैधानिक रूप में, यदि संविधान का अवहेलना हुई है तो प्रश्न तो उठेंगे ही, सवाल तो खड़े होंगे ही, और सरकार को इस पर विचार करने होंगे, और अभ्यर्थियों को भी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना होगा, सड़क से सदन तक, कोर्ट से लेकर के रोड तक, तभी जाकर के न्याय मिल पाएगा। और लड़ाई जब आप लड़ेंगे तो आपका पक्ष मजबूत है, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने मान लिया है ऊर्ध्वाधर आरक्षण दी गई है महिलाओं को, इसलिए आपके पास सारे साक्ष्य व सबूत है। लेकिन अब लड़ाई जो लड़े जाएंगे, कितने मजबूती से लड़े जाते हैं, और आपकी आवाज को कितने निर्भीकता से, कितने निष्पक्षता से सुनी जाती है, और आपके साथ कितने दिनों के अंदर न्याय हो पाती है, यह तो मानिए कोर्ट ही तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए।